नमस्कार। टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एन के सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली परीक्षाओं की अगर हम बात करें या फिर अन्य परीक्षाओं की अगर हम बात करें, केवल रेलवे में होने वाली जितनी भी आयोजित परीक्षाएं हैं उसको अगर हम छोड़ दें तो विज्ञान विषय से जो प्रश्न आते हैं उनकी अगर हम संख्या के बारे में हम बात करें तो वहां पे बायोलॉजी का पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी संख्या ज्यादा रहती है। हमने आपको पहली कक्षा में ही बताया था कि बायोलॉजी से प्रश्न ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और रही बात अब दो शाखाओं की और जिसको हमको अध्ययन करना है, पहला है जो है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। तो आज से मैं फिजिक्स की शुरुआत करने चल रहा हूं और फिजिक्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जितने भी आपकी मूलभूत अवधारणाएं होंगे, जितने भी आपके मूलभूत कॉन्सेप्ट होंगे, उन कॉन्सेप्ट को साथ में लेकर एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जैसे कि हमने बायोलॉजी को कवर किया, ठीक उसी प्रकार से इस फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो धैर्य बनाए रखिएगा और सारी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है हम पढ़ने चल रहे हैं। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले हमें डिफिनीशन पे बात करनी चाहिए। हालांकि इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानते रहिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा और उसके अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो अगर किसी भी विज्ञान के अंतर्गत हम मैटर और एनर्जी का अध्ययन करते हैं या उसके बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो वह भौतिक विज्ञान कहलाता है, वह फिजिक्स कहलाता है। भौतिक विज्ञान के फादर की अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन महोदय को भौतिक विज्ञान का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आशा करता हूं कि सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको 4 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 4 चैप्टर ऐसे मैं आपको बताने चल रहा हूं जहां से प्रश्नों का जो विगत प्रश्न पत्र अगर आप उठाकर देखेंगे तो लगभग 90% जो प्रश्न पूछे गए हैं इसी 4 चैप्टर से पूछे गए हैं। तो मैं बारी बारी से सारे चैप्टर का नाम लिख देता हूं। पहले चैप्टर का नाम होता है वेव, अर्थात इसको कहा जाता है तरंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साउंड यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि के नाम से हम जानते हैं। तीसरा चैप्टर क्या होता है, तीसरा चैप्टर होता है लाइट को हम हिंदी में प्रकाश के नाम से जानते हैं। और चौथा चैप्टर उसको हम हीट के नाम से जानते हैं, अर्थात ऊष्मा के नाम से हम जानते हैं। ये 4 चैप्टर जो है ये पूरे फिजिक्स में अगर हम बात करें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 90% से अधिक जो है प्रश्न यही 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि ये ऐसे 4 चैप्टर हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते होंगे। ये ऐसे 4 चैप्टर हैं जो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, यानी कि इसमें आप कुछ भी रट कर काम नहीं चला सकते। यहां पर आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी हम आगे की बातें हम कर पाएंगे। और मैं फिजिक्स को याद रखिएगा, मैं आपको फार्मूले में या फिर परिभाषाओं में आपको उलझाना नहीं चाहूंगा। ज्यादातर लोग यहां पर जितने भी लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, उनको 80% लोगों में अगर मैं बात करूं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको विज्ञान पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता है, किस तरीके से विज्ञान को पढ़ा जाता है। मैं ऐसा इस वजह से कहता हूं क्योंकि आप लोगों में प्रवृत्ति आ जाती है चीजों को रटने की, समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं। हम ये तो बोल देते हैं कि नहीं, अपवर्तन के कारण किसी बाल्टी में रखी हुई छड़ जो होती है वह टेढ़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन अपवर्तन कैसे वहां पे इंप्लीमेंट होगा, जब इसके बारे में हमें बात करनी होती है तो हम वहां पे अपने ज्ञान की सीमा का आकलन करने लगते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये जो मृग मरीचिका बनती है, जो मिराज बनता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है, लेकिन जब उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को वहां पे इंप्लीमेंट करना होता है तो हमारा ज्ञान वहां पे धराशायी हो जाता है। तो मैं आपको इस भौतिक विज्ञान में, इस फिजिक्स में
न केवल आपको पढ़ाऊंगा बल्कि आपका जैसे कि बायोलॉजी में हमने आपको बताया है, आप एक नई समझ विकसित करेंगे इस भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में जो कि आपको डिफिकल्ट लगता है। और हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, पढ़ने के तरीके के विषय में अगर मैं बात करूं तो जो डिफिकल्ट टू इजी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट टू इजी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि जहां जो कुछ चीजें आपको कठिन लगती हैं, जहां से क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है, उसको हम पहले कवर करेंगे और उसके पश्चात हम धीरे धीरे करके जो है आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है भौतिक विज्ञान में। इन 4 चैप्टर्स के बाद हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, हम कैपिलरी के बारे में बात करेंगे, हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, हम न्यूटन लॉ के बारे में बात करेंगे, हम जो है यांत्रिकी के बारे में बात करेंगे। इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। लेकिन इस 4 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे, हालांकि बायोलॉजी जिस कदर से आपने पढ़ा है, विश्वास मान के चलिएगा कि आपका लगभग पूरे साइंस का 70% आपके हाथों में है। लेकिन अगर इस 4 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि भौतिक विज्ञान भी 90% आपके हाथों में आ गया। इसी वजह से मैं इसको पहले पढ़ाने चल रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो शुरुआत करने चल रहा हूं आज मैं पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, तरंग है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, तरंग। तो आप हेडिंग बनाएंगे, पहले हेडिंग बनाएंगे आप पहले चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, तरंग है, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या, इंग्लिश में वेव कहते हैं। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आखिरकार तरंग क्या है, किसको हम तरंग कहेंगे। तो मैं प्रत्येक चीज को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चल रहा हूं। आपको सिंपल वे में अगर एक जो है दैनिक घटनाक्रम में बताऊं तो मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में कोई भी आप कंकड़ फेंकते हैं, तो कंकड़ फेंकते हैं तो जहां पे कंकड़ गिरता है वहां से कुछ इस प्रकार से तरंगे, यहां से कुछ इस प्रकार की तरंगे जो है उत्पन्न होने लगती हैं, जो आगे बढ़ती ही जाती हैं और कहां तक जाती हैं, किनारे तक जाती हैं। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं कि ये तरंग है, यह एक प्रकार का क्या है, वेव है। लेकिन डिफिनीशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा की सीमा में इसको हम कैसे बांधेंगे, तो हम यह कहेंगे कि ये जो तरंग होता है यह एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, एक प्रकार का विक्षोभ होता है। कहां पे ये विक्षोभ हो रहा है, ये माध्यम में विक्षोभ हो रहा है, किसी मीडियम में विक्षोभ हो रहा है। माध्यम क्या होता है, माध्यम या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो या तो ठोस होंगी, या तो द्रव होंगी, या तो गैस होंगी। तो माध्यम ये 3 हो सकते हैं। अगर यहां पर कोई भी माध्यम, कोई ऐसा स्थान है जहां पे तीनों माध्यम नहीं पाए जाते हो, तो वहां पे उस स्थान को हम वैक्यूम के नाम से जानते हैं, उसको हम निर्वात के नाम से जानते हैं। तो सीधे और सरल शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि तरंग माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, एक प्रकार का विक्षोभ होता है। और ये कैसे ये भ्रमण कर रही है, कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो हम कहेंगे इसमें एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और इसी ऊर्जा के बल पे जो है ये तरंग एक स्थान पे जहां पर हम कंकड़ फेंक रहे हैं वहां से उत्पन्न होकर यह किनारे तक क्या हो जा रही है, पहुंच जा रही है। तो ये डिफिनीशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रत्येक शब्द को आपको शीशे की तरह साफ रखना है। तो आप तरंग के विषय में क्या लिखेंगे, तरंग माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है, माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ अर्थात डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है अर्थात डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती है, ऊर्जा के रूप में जाती है या स्थानांतरित होती है। तो ये डिफिनीशन हो गया आपके तरंग का, ये डिफिनीशन हो गया आपके वेव का। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो तरंग होता है, तरंग के प्रकार कितने होते हैं, तरंग की विशेषताएं कितनी होती हैं, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं बात करने चल रहा हूं। तो अगर हम तरंग
के बारे में हमने बात किया तो हमने कहा कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माध्यम में जा रही है, तो माध्यमों में जाने के बिहाफ पर हम तरंगों को दो भागों में बांट देते हैं। पहली प्रकार की तरंग को हम क्या बोलते हैं? पहली प्रकार की तरंग को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं, अर्थात इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जो दूसरी प्रकार की तरंग होती है उसको हम अयांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। तो तरंगों के प्रकार, ठीक है, प्रकार के विषय में अगर हम बात करेंगे तो वृहद रूप से तरंग दो प्रकार की हो जाती है। पहली प्रकार की तरंग को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, दूसरी प्रकार की तरंग को हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यांत्रिक तरंग क्या होती है और इसकी क्या विशेषता होती है। तो यांत्रिक तरंगों की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो सीधे और सरल शब्दों में आप बस इतना समझेंगे, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, या फिर कोई ऐसी तरंग जो माध्यम में संचरित हो सकती है, ऐसी तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ये है, ये दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति इसकी आवाज को सुन लेता है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये संभव इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि यहां पर माध्यम है। माध्यम क्या है? यहां पर माध्यम वायु है, गैस माध्यम है। अगर ये वायु माध्यम न रहे, ये गैस माध्यम न रहे, तो ये व्यक्ति बोलेगा और ये दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। तो माध्यम है, इसी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज को सुन पाता है। अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वहां पर गैसेस नहीं पाई जाती हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप नहीं कर पाता है, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे, एक व्यक्ति जो है या दूसरे व्यक्ति से कैसे बात कर पाता है, तो माध्यम की वजह से। माध्यम अगर है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर लेगा, अगर माध्यम नहीं है तो वहां पर बातचीत नहीं हो सकती। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम कहें साउंड क्या है, तो साउंड आप कहेंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। क्यों यांत्रिक तरंग है? क्यों? क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप यांत्रिक तरंगों में क्या लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे, आप लिखेंगे यांत्रिक तरंगों को, या इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या? ध्वनि, यानी कि साउंड। साउंड जो होता है यह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, क्योंकि ये जब भी चलेगी तो ये माध्यम में ही चलेगी, बिना माध्यम की ये संचरित नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंगों की, नॉन मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होने से तात्पर्य यहां पर यह है, ध्यान दीजिएगा, माध्यम की यहां पे आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये ऐसी तरंगे हैं कि ये माध्यम के साथ, मीडियम के साथ भी संचरित हो सकती हैं। अर्थात ठोस द्रव गैस रहेगा तब भी संचरित होंगी, और अगर ये माध्यम न रहे अर्थात निर्वात में भी ये गमन कर सकती हैं। ये तरंगे क्या हैं? यांत्रिक तरंगों की अगर मैं बात करूंगा तो यांत्रिक तरंगे जो हैं ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये अयांत्रिक तरंगे ऐसी हैं कि ये माध्यम में भी चलेंगी और माध्यम के बिना भी चलेंगी। तो अगर कोई भी ऐसी तरंग है जो माध्यम के साथ और माध्यम के बिना दोनों ही तरीके से वो संचरित हो सकती है, दोनों ही तरीके से वो चल सकती है, तो ऐसी तरंगों को हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं, या ऐसी तरंगों को हम नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है प्रकाश, लाइट। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है
तो रास्ते में उसको निर्वात भी मिलता है, वैक्यूम में मिलता है, अंतरिक्ष भी होता है। जब वह आगे गुजरता है तो धूल के कण भी मिलते हैं, ठोस भी मिलता है, आगे बढ़ता है तो जलवाष्प भी मिलता है, और आगे बढ़ता है तो गैसेस भी मिलते हैं। यानी कि वह निर्वात के साथ साथ ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो रहा है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल वेव होती है, एक प्रकार की अयांत्रिक तरंगे होती है। तो यह भी चीज याद रखिएगा कि अयांत्रिक तरंगे कैसी होती हैं, कि इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ऐसी तरंगे माध्यम के साथ तथा माध्यम के बिना भी संचरित हो जाती हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल है प्रकाश, अर्थात इसको बोलते हैं हम किस नाम से? इसको हम लाइट के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश कैसी तरंग है? अयांत्रिक। और ध्वनि कैसी तरंग होती है? यह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है। तो माध्यम के आधार पर, ठीक है, माध्यम अर्थात मीडियम के आधार पर, माध्यम हमने आपको बताया है ठोस, द्रव और क्या होता है? गैस होता है। तो माध्यम के आधार पे जो होते हैं ये तरंगों का हमने दो तरीके से बंटवारा कर दिया। अब बुक उठाकर आप देखेंगे तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में पुनः विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ये दो प्रकार के अन्य भाग बन जाते हैं इन यांत्रिक तरंगों के या अयांत्रिक तरंगों के। तो ये कैसे माध्यम, एक किस माध्यम पे बिहाव पर ये तरंगे बढ़ती हैं? तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये माध्यम की आवश्यकता होती है तो हो सकता है कोई ऐसी तरंग हो जो केवल ठोस में चल रही है, हो सकता है कोई तरंग है जो केवल द्रव में चल रही है। तो इसका मतलब है माध्यम की आवश्यकता तो हो रही है लेकिन अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता हो रही है। तो अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होने की वजह से ये पुनः दो भागों में बढ़ जाती हैं। कौन दो भागों में बढ़ जाता है? ये यांत्रिक तरंगे दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो कौन कौन से दो भाग होते हैं उसको भी समझ लेते हैं और ध्यान से एक एक चीजों को समझते हैं। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे क्या? यांत्रिक तरंगों के प्रकार। यांत्रिक तरंगों के प्रकार की अगर हम बात करें, यांत्रिक तरंगों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की तरंगे होती हैं, दो प्रकार की तरंगे होती हैं। कौन कौन सी? पहली तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और यानी कि ट्रांसवर्स वेव, और जो दूसरी प्रकार की तरंग होती है उसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी प्रकार की जो तरंग होती है उसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, या इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। यांत्रिक तरंगों के विषय में आपने ये पढ़ लिया कि यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो ठोस में चलेंगी, द्रव में चलेंगी, गैस में चलेंगी। कुल मिला के इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अब अगर अनुप्रस्थ तरंगों की हम बात करें कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और इनकी क्या डिफिनीशन होती है, तो आप किताबों में अगर डिफिनीशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे तो आप रट तो भले लेते हैं लेकिन वो क्या कहना चाह रही है इसको आप समझ नहीं पाते हैं। किताबों में लिखा होगा कि अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनके संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कण जो है कंपन करते हैं।
माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी तरंग होगी वह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होगी। अब आप ये किताबों में पढ़ लेते हैं लेकिन उसको कतई आप समझ नहीं पाते, उसको आप प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और परिणाम ये होता है कि आप रटने में विश्वास रखने लगते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के विषय में मैं दो चीजें खास बताऊंगा। अभी मैं उस डिफिनीशन को भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत व्यवहारिक ढंग से। अनुप्रस्थ तरंगों के विषय में पहली खास बात यह याद रखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं यह ठोस में गमन करती हैं, ठोस में, या फिर ये द्रव के सतह पर उत्पन्न होती हैं, द्रव के सतह पर उत्पन्न होती हैं। अर्थात अगर आपसे यह पूछा जाए क्या अनुप्रस्थ तरंगे, क्या ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं ये गैस में संचरित होती हैं, तो हमारा जवाब होगा नहीं। सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे संचरित नहीं हो सकती, तो गैस में संचरित नहीं हो सकती। ये केवल और केवल जब भी संचरित होंगी तो ठोस में होंगी या फिर द्रव के सतह पर उत्पन्न होंगी। अब आते हैं डिफिनीशन पे, ठीक है। डिफिनीशन क्या दिखा जाता है कि माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंगों के चलने के जो है, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, तो फिर मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि एक तालाब है और उस तालाब में, ठीक है, ये मान लीजिए एक तालाब है और उस तालाब में आपने एक कंकड़ फेंका, ठीक है। उस तालाब में क्या किया आपने, एक कंकड़ फेंक दिया। कंकड़ फेंकने के पश्चात वहां पर क्या हुई, तरंगे उत्पन्न हो गई, और तरंगे जो हैं ये इस तरीके से, इस प्रकार से संचरित होते हुए कहां पे चली गई, ये किनारे तक चली गई, क्योंकि ऊर्जा है इस प्रकार से वो चली गई। तो यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, क्या ऑब्जर्व करना है आपको, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कभी अगर मान लीजिए तालाब की तरफ जाइएगा या फिर आपने इस चीज को देखा भी होगा कि अगर यहां पर एक कंकड़, यहां पे आप कोई कागज का टुकड़ा फेंक दीजिए या फिर कोई पत्ती आप फेंक दीजिए और उसके पश्चात कंकड़ फेंकिए, तो क्या होता है, तरंग तो इसी तरीके से चलती हुई कहां तक, किनारे तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो कागज का टुकड़ा होगा या ये जो पत्ती होगा, इसकी ये विशेषता होगा कि ये अपने ही स्थान पर अप डाउन करता रहेगा। याद रखिएगा, आप देखिएगा तरंग तो धीरे धीरे इस दिशा में चलती चली जा रही है, वह किनारे तक चली जा रही है, लेकिन अगर यहां पे कोई कागज का टुकड़ा है तो ये उस तरंग के साथ नहीं चल रहा है, ये तरंग के साथ नहीं चल रहा है, ये अपने स्थान पे ही अप डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन अगर कोई भी तरंग कर रही है तो ऐसी तरंग को हम किस नाम से जानेंगे, ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग के नाम से हम जानते हैं। बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपका लिखा रहता है वहां पे क्या, तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कण कंपन करते रहते हैं, माध्यम के कण कंपन करते रहते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गई। तो दो विशेषताएं आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की। अनुदैर्घ्य तरंगों की क्या विशेषता होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो ठोस में भी चल सकती हैं, जो द्रव में भी चल सकती हैं और जो गैस में भी चल सकती हैं। यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो ठोस में, द्रव में, गैस, तीनों माध्यमों में अगर कोई संचरित हो रहा है। पहले हमने ये कहा कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, फिर हमने ये कहा कि अगर यांत्रिक तरंगों में भी केवल अगर ठोस और द्रव की सतह पर ही कोई तरंग चल रही है, वहां पे कोई संचरित हो रही है, तो वहां पर कैसी तरंग होगी, वहां पर अनुप्रस्थ तरंग होगी, वहां पे ट्रांसवर्स वेव होगा।
और फिर अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी तरंग ठोस में, द्रव में और गैस में, इन तीनों में संचरित होने में कैपेबल है, तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग का नाम देते हैं। ऐसी तरंगों को हम क्या नाम बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और यहां पर जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंगों के संचरण के समानांतर, उसके अनुदिश, उसके साथ में जो है चलते रहते हैं। तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये पूछ दूं आपसे कि ये बताइए कि जो साउंड होता है, साउंड ध्वनि होता है, वह ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि, साउंड किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि साउंड किस प्रकार की तरंग है। तो साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो इस वजह से वो यांत्रिक तरंग हो गई। अब यांत्रिक में किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक में क्या ये अनुप्रस्थ तरंग है या फिर ये अनुदैर्ध्य तरंग है? दोनों में क्या होगा? तो साउंड ठोस में भी गमन करता है, साउंड द्रव में भी गमन करता है, साउंड गैस में भी गमन करता है। यानी कि यह तीनों माध्यमों में संचरित हो सकता है। हालांकि इसकी स्पीड की चाल जो होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है, वो डिफरेंट प्रकार की होती है। इस वजह से हम यह कह सकते हैं, इस वजह से हम यह बोल सकते हैं कि जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वह एक प्रकार की यांत्रिक, और यांत्रिक में कैसी? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आगे चलकर हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे जब आपको मैं साउंड पढ़ाऊंगा। अभी मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं। तरंग इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आने वाले जो 2 चैप्टर हैं, जिसको हम साउंड और लाइट कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माने जाते हैं फिजिक्स के, तो उस फिजिक्स के इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमको बेस तैयार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों से आपको परिचित होना पड़ेगा, तभी आप जो है उस सब्जेक्ट या उस लेसन के बारे में जो है आप बता सकते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आप यहां पे लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, तरंगों के संचरण की दिशा माध्यम के कणों के अनुदिश होता है। माध्यम के कणों के अनुदिश या समानांतर होता है, अनुदिश होता है। बातें एकदम शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहां पर मैं कुछ शब्दावलियां बता रहा हूं, कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं जिनसे आपका परिचय होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम साउंड और लाइट पर जब चर्चा करेंगे तो हम बार बार उन शब्दों की पुनरावृत्ति करेंगे, जैसे कि आयाम के बारे में, जैसे कि आवृत्ति के बारे में, जैसे कि तरंगदैर्ध्य के बारे में। ठीक है, तो इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इन शब्दों की मीनिंग समझ जाइए कि इनकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है, तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा देता हूं। पहले मैं एक तरंग का मैं फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूं। ठीक है, एक तरंग का मैं फिगर बना देता हूं। ये मान लीजिए यहाँ से एक आधार का, यहाँ से एक तरंग संचरित होती हुई इस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। तो अब इस तरंग को पढ़ने से पहले आपको किन किन शब्दावलियों से परिचय होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। पहले एक शब्दावली होती है जिसको कहा जाता है आयाम। आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो आयाम से आपका परिचय होना चाहिए। दूसरा शब्द होता है, उसको कहा जाता है तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य को वेवलेंथ कहा जाता है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। उसके पश्चात तीसरे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो तीसरा होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल अर्थात इसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। और चौथा शब्द जो आपको जानना चाहिए वो है आवृत्ति। वो है आवृत्ति अर्थात वो है फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? वो है फ्रीक्वेंसी। तो 4 शब्द से आपका परिचय हो जाना चाहिए। आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है,
वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्योंकि बिना इन शब्दों को समझे हम अपने चैप्टर के साथ न्याय नहीं कर सकते और समझना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो पहले समझते हैं आयाम क्या होता है। ठीक है, पहले समझते हैं आयाम। देखिए, ये जो है ऊपर तरंग उठी तो इसको हम एक नाम से जानते हैं, श्रृंग बोलते हैं इसको, क्रिस्ट के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे ये जो गड्ढे नुमा संरचना बन गई इसको हम गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब तरंग चलती है तो वहां पर, ठीक है, वहां पर श्रृंग बनता है। ठीक है, श्रृंग, अर्थात इसको हम क्रिस्ट के नाम से जानते हैं, थ्रो यानी कि यहाँ पे इसको हम गर्त के नाम से जानते हैं। तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। लेकिन ये किस तरंग की बात हो रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस प्रकार की तरंग है, ये अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो हमने आपको बताया है कि यहां पर क्या होता है, लंबवत कंपन अगर करे तो अनुप्रस्थ और अनुदिश कंपन करे तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य। यानी कि यहां पर आप कंपाउंड देख रहे हैं कैसा हो रहा है, लंबवत, तो आप कहेंगे किसका फिगर है, तो यह एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। फिजिक्स पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है, तो कॉन्सेप्ट आप भूल नहीं सकते। तो ये श्रृंग हुआ, ये गर्त हुआ, पुनः ये श्रृंग पुनः गर्त। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब आयाम क्या होता है? जब कोई तरंग संचरित होती है तो वह अपनी माध्य स्थिति से, इसकी ये बीच की स्थिति है, इसकी माध्य की स्थिति है, तो अपने माध्य स्थिति से कितना अधिकतम विस्थापित होती है, अपनी माध्य स्थिति से वह जितना अधिकतम विस्थापित होती है वही उस तरंग का आयाम कहलाती है। मतलब ये तरंग यहां से उठी और यहां तक गई, तो यहां से लेके इसकी माध्य स्थिति से लेके यहां तक, यहां की जो वो है डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, आयाम। और आयाम को जो है स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। अगर मान लीजिए ये तरंग जो है यहां से लेके यहां तक चलती इस तरीके से, तो ये इसका आयाम हो जाता है। यहां से लेके मान लीजिए इतना उठती तो ये इसका आयाम हो जाता है। जितना ही अधिकतम विस्थापित होगी, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक हुआ तो ये इसका आयाम हो जाता है। जितना अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापित रहेगी वह उसका क्या कहलाएगा, वह उसका आयाम कहलाएगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इस तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बातें क्लियर होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आयाम क्या होता है? माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है वह आयाम कहलाता है। और एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, वह वेवलेंथ कहलाती है। ये भी समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब बात करते हैं आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल टी क्या होता है? तो अगर हम कैपिटल टी की बात करें, तो याद यहां पर ये होना चाहिए कि तरंग एक चक्कर पूरा करने में, ये तरंग यहां से चली, यहां से चली, यहां से चली इस तरीके से, और यहां तक उसका एक चक्कर पूरा होगा, यहां से लेके एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर को पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया जो समय होता है, जो टाइम होता है, वह उस तरंग का क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है, वह टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का चक्कर पूरा करने में अगर 2 मिनट का समय लगा है तो 2 मिनट उसका आवर्तकाल हो जाएगा। 2 घंटा लगा है तो 2 घंटा उसका आवर्तकाल हो जाएगा। एक चक्कर को ही पूरा करने में जो भी समय लगेगा वही उसका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा, वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है? थोड़ा सा यहां पर डाउट में नहीं होना है आपको। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में, यहां पर समय दे दिया गया है, क्या समय दे दिया गया है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में तरंग कितना चक्कर लगा ले रही है वह उसका आवृत्ति कहलाती है।
यानी कि 1 सेकेंड में अगर वह 10 चक्कर लगा रही है तो 10 उसकी आवृत्ति हो जाएगी। 1 सेकेंड में वह 500 चक्कर लगा रही है तो 500 उसका हो जाएगा आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 92.5 रेड एफएम का मतलब यह हुआ कि 92.5 बार वह तरंग उस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रही है, चक्कर लगा दे रही है, तभी उसकी फ्रीक्वेंसी 92.5 है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकेंड में तरंग द्वारा पूरा किया गया चक्कर। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर को पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया समय। तरंग दैर्घ्य का मतलब है श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आयाम क्या होता है, तरंग जो है अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम कितना विस्थापित होती है उसका क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार सिस्टमैटिक वे में मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आयाम के बारे में आप क्या लिखेंगे, आयाम के बारे में क्या लिखेंगे आप, माध्य स्थिति से तरंग का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम कहलाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य में क्या लिखेंगे, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी, गर्त से गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल के विषय में अगर मैं बात करूं तो आवर्तकाल के विषय में याद रखिएगा, आवर्तकाल क्या होता है, तो एक चक्कर को पूरा करने में, एक चक्कर को पूरा करने में तरंग द्वारा लिया गया समय, तरंग द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, वो आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकेंड में तरंग द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या, पूरे किए गए चक्रों की संख्या उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तरंग के वेग, तरंग की आवृत्ति, तरंग के तरंग दैर्घ्य में कुछ संबंध होते हैं। उन संबंधों को आपको यहीं पे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आपके न्यूमेरिकल टाइप से पूछे जाते हैं, तो वो चीज भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको दूसरे पेज में लिख सकते हैं, दूसरे पेज में। ठीक है, तरंग अगर कोई तरंग की चाल है, तरंग की चाल, उसकी आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्घ्य में संबंध की अगर हम बात करें, संबंध की बात करें चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में, तो याद रखिएगा होता है संबंध V = n लैम्डा। V = n लैम्डा होता है, जहां पर V क्या होता है, तरंग की चाल होती है, जहां पे n क्या होता है, तरंग की आवृत्ति होती है, और जहां पे लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होती है। ये तीन जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी जो है पूछा जाता है। अब सवाल यहां पर ये है
कि इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आवृत्ति और लैम्डा में आप संबंध देख रहे हैं किस प्रकार से है, उल्टा संबंध है। यानी कि अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी, और आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, और समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली हैं। तो इस वजह से इन दोनों में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी। और यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आवृत्ति को साधारण शब्दों में आप ऊर्जा कह सकते हैं। ऊर्जा, जिस भी तरंग की जितनी आवृत्ति होगी वह तरंग उतना ही ऊर्जावान होगी, और जिस भी तरंग की आवृत्ति कमजोर होगी, कम होगी, वह तरंग उतना ही कमजोर होगी। यह चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे का जब मैं अयांत्रिक तरंगे पढ़ाऊंगा, नॉन मैकेनिकल वेव पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहां पर आपको आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में अंतर को समझ में आ जाना चाहिए। तो आवृत्ति का साधारण अर्थ में क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा को आप समझ सकते हैं, और इन दोनों में कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध। आशा करता हूं कि आपको आज जो पहली कक्षा है भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि चीजों को आपको रटना नहीं है, आपको सारी चीजों को समझना है क्रमबद्ध तरीके से। इसी तरीके से आनंद लेते हुए पढ़ना है, बिना प्रेशर के पढ़ना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो वहां पे सारी चीजें जो हैं धूमिल हो सकती हैं। तो किसी भी चीज को उबन या फिर प्रेशर में नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी तरीके से पढ़ लें। बहुत अच्छे तरीके से धैर्य बनाकर सारी चीजों को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जो नहीं भी क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो वहां पे आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं अपनी समझ को विकसित करके। लेकिन ये तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की ही बात करता हूं। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि किस तरीके से आपको क्लासेज लगें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। याद दीजिए, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।